दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बलवानिया चैनल पे। आपका अपना चैनल स्टडी बलवानिया। कैसे हो आप सभी? आज हम पढ़ेंगे रीट पात्रता परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन पीवाईक्यू देखेंगे। 11 फरवरी 2018 को आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता में जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल हो है कहलाता है, क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। उसे क्या कहेंगे? जहां लिखावट में कठिनाई आती है तो उसे बोलेंगे डिसग्राफिया। क्या बोलेंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो फर्स्ट है, अध्यापक के छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित करना, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। इसका आंसर हो जाएगा डी। सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन क्या कहलाता है? योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। सत्र के अंत में हो या सत्र के मध्य में हो तो आकलन जब किया जाता है तो उसको योगात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। सत्र या मध्यावधि परीक्षा किसी अंतिम परियोजना या रचनात्मक पोर्टफोलियो और स्कूल की जवाबदेही को दिखाने वाले मानकीकृत परीक्षण योगात्मक मूल्यांकन से जुड़े हैं। योगात्मक मूल्यांकन किसी इकाई पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधि के अंत में सीखने का मूल्यांकन करता है। क्या करता है? सीखने का मूल्यांकन करता है। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि का दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, कौशल बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। इसका आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सा हो जाएगा? प्रकृतिवादी बुद्धि, यानी सी। क्या हो जाएगा? सी, प्रकृतिवादी बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के 8 प्रकार बताए। उन्होंने क्या बताए? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए। उनमें से पहला प्रकार है संगीत लय बुद्धि। संगीत लय बुद्धि में संगीत के स्वरूपों की पहचान और उनका इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। दूसरा है शारीरिक गतिज बुद्धि। शरीर की गतिविधियों और क्रियाओं का इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। थर्ड है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अपने बारे में समझना और अपने विचारों, भावनाओं और रक्षाओं को समझना अंतर्व्यक्ति बुद्धि में होता है। अपने बारे में समझते हैं अंतर्व्यक्ति बुद्धि में। ठीक है साहब। अब फोर्थ आती है प्राकृतिक बुद्धि या प्रकृतिवादी कौशल। उसमें होता है प्रकृति में मौजूद विभिन्न पैटर्न को पहचानने और समझने की क्षमता होती है। फिफ्थ है पारस्परिक बुद्धि। दूसरों के इरादों को, मनोदशाओं और इच्छाओं का पता लगाने की क्षमता आती है पारस्परिक बुद्धि में। तार्किक गणितीय बुद्धि। गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता होती है तार्किक गणितीय बुद्धि में। भाषाई बुद्धि। अभिव्यक्ति के लिए भाषा के का इस्तेमाल करने की क्षमता आती है भाषाई बुद्धि। स्थानिक बुद्धि। स्थानिक और दृश्य जानकारी को समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आती है। इस तरह हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि के 8 स्वरूपों को बताया। हमारे देश में फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं का बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषण तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? फोर्थ का डी। फोर्थ का डी, यानी सभी। हमारे देश में बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। ये तीनों ही सही लाभ हो जाएंगे। अवधारणा गठन में सुविधा होगी, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी। संज्ञानात्मक के लचीलेपन में भी सुविधा दी जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे और न केवल यह पूछकर क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना, जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसको? समानता को, आलोचनात्मक सोच को, एकीकृत सोच को, अवधारणा मानचित्रण को। इस प्रश्न के अनुसार वो आलोचनात्मक सोच को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है बच्चा अपनी आलोचनात्मक सोच को विकसित करे। कैसी सोच को विकसित करे? आलोचनात्मक सोच को। एक है जी, ठीक है साहब। 5 का, फिफ्थ का क्या हो जाएगा आंसर? बी। 6 क्या कह रहा है? सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक, सामाजिक।
इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी। क्या हो जाएगा? 6 का बी, यानी व्यवहार। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। व्यवहार मानो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है? समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को किस नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है? सर्वाधिक समय, कुछ समय, पूरा समय, किसी समय नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, पूरा समय। क्या हो जाएगा? पूरा समय। नियमित कक्षा में विशेष जरूरतों वाले बच्चों को पूरे समय के लिए शिक्षित करें। शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक और हर श्रेणी में बच्चों को शामिल किया गया है, भले उनके मतभेद और अक्षमताएं कोई सी भी हो। तो सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट्थ क्वेश्चन कह रहा है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विवेचन करने के लिए कह रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा कौन किसका होगा? आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, अवधारणा मानचित्रण, परिकल्पना परीक्षण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पहला ही, आगमनात्मक तर्क। क्या हो जाएगा? आगमनात्मक तर्क। ये क्या हो जाए? आगमनात्मक तर्क। आगमनात्मक तर्क विशिष्ट सामान्य की ओर चलता है, उदाहरणों से समझाया जाता है। आगमनात्मक तर्क में विश्लेषण किया जा रहा है, यानी आगमनात्मक तर्क का उदाहरण है। मनोविश्लेषण। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनोविश्लेषण का मानना है कि यह प्रथम साधन है जिसके द्वारा ईगो एब पर आच्छाद रखता है। यह कहलाता है, क्या कहलाएगा? सुपर ईगो, द्वंद, आमो सिद्धांत, दबाव। क्या कहलाएगा? नाइन्थ का सुपर ईगो। क्या होगा आंसर इसका? सुपर ईगो। सुपर ईगो मनोविश्लेषण के मुताबिक वह प्राथमिक साधन है जिसके जरिए अहंकार ईगो एदम पर आच्छाद रखता है, उसे सुपर ईगो कहते हैं। सुपर ईगो मन को तत्वों में से एक है। सुपर ईगो क्या है? मन के तत्वों में से एक है। मन को तीन तत्वों में बांटा गया है, एड, ईगो और सुपर ईगो। मनोविश्लेषण चेतन और अचेतन मन का अध्ययन करने का एक उपचार है। मनोविश्लेषण की स्थापना सिगमंड फ्राइड साहब ने की थी। मनोविश्लेषण की स्थापना किसने की? सिगमंड फ्राइड साहब ने की थी। मनोविश्लेषण में मन को तीन परतों या क्षेत्रों में बांटा गया है, वही इदम, ईगो और सुपर ईगो। इदम अहंकार, परम अहंकार। ठीक है। अंतर और बहिर्मुखता। अंतर बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्नों के द्वारा प्रस्तावित किया गया। हेंस आइसेंक, आरवी गेटल, गार्डन गॉर्डन ऑलपोर्ट और कॉल रॉजर्स। इसका आंसर क्या होगा? टेंथ का ए। क्या होगा? टेंथ का ए, हेंस आइसेंक साहब। हेंस अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण हेंस आइसेंक साहब ने दिया था, टेंथ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11th, कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा? क्या है? प्रेरणा का बेस्ट एग्जांपल बताना है हमें। तो इसका क्या होगा? 11th का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11th का बी। छात्र सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ये सर्वोत्तम प्रेरणा है। भावों को रक्षा करना, भावों का क्या मतलब हुआ प्रेरणा के लिए? क्या पूरा करना चाहता है, ध्यान निर्देशित काम करने में अच्छा? नहीं। कड़ी मेहनत तो शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावना का अनुभव, भावना यही क्या है? ये होना चाहिए। क्या? बी आंसर है इसका। गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, टारगेट सेट करता है अपने और काफी प्रयास करता है, साथ बना रहता है, कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है कि नहीं? 11th का बी। यदि भाव प्रेरणा, 12th क्या कह रहा है? यदि भाव प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है? एक शुरुआत, एक शुरुआत, एक शुरुआत, एक अंत, अपने आप में एक अंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अपने आप में एक अंत। क्या होगा? अपने आप में एक अंत।
क्या हो जाएगा अपने आप में एक अंत। 12th का बी, भाव प्रेरणा क्या है, अपने आप में एक अंत है। भाव प्रेरणा एक अंत की युक्ति है, तो आंतर प्रेरणा क्या है, अपने आप में एक अंत है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है अभिप्रेरणा। दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व क्या कहलाएगा, दिमागी आरोग्यता 13 का बी क्या कहलाएगा, 13 का बी। मानसिक आरोग्यता या दिमागी आरोग्यता, मानसिक आरोग्यता इसे मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ मानसिक बीमारी की रोकथाम और उपचार से संबंधित विज्ञान के रूप में प्रभावित किया गया है। यह स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। प्रभावी समायोजन के लिए किसी को सक्षम करना। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून सिद्धांत को प्रदान करता है। दिमागी आरोग्यता का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, दिमागी आरोग्यता या मानसिक आरोग्यता। 14 क्या कह रहा है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। क्या है, तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। क्या कहलाता है, ये किसका एग्जाम्पल है, प्रतिकरण का, प्रतिगमन का, परमेयकरण का या दमन का। ये किसका एग्जाम्पल होगा, परमेयकरण का, यानी 14 का बी किसका एग्जाम्पल होगा, परमेयकरण का। किसी समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल होना संपर्मीयकरण कहलाता है। जो व्यक्ति हर स्थिति के मुताबिक ढलने में सक्षम होता है और पूरी तरह से समायोजित होता है। बाधा निराकरण व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है। बाधा निराकरण क्या है, प्रत्यक्ष समायोजन की एक बाधा निराकरण व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है। माता पिता, शिक्षक तथा साथियों की टिप्पणियां ऐसे बालकों के व्यवहार तथा समायोजन को प्रभावित करती हैं। दोस्त हो, जो आसपास जिसके कांटेक्ट में आप रहते हो, वो आप पर टीका टिप्पणी करते हैं, तो वो आपके व्यवहार को आपको प्रभावित करती हैं। 15 क्या कह रहा है, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू श्रेणी से संबंधित है, क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक कारक, यानी 15 का सी क्या हो जाएगा, सामाजिक कारक, 15 का सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है, तीव्र उत्सुकता, बीमारी का डर, अपराध का जुनूनी विचार, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति पाने की स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। और समायोजन को बढ़ावा देती है, समायोजन का मतलब है किसी व्यक्ति का आपने अपने वातावरण में सामंजस्य बिठाना। क्या बिठाना, सामंजस्य, एडजस्टमेंट करना। समायोजन करने से व्यक्ति की कार्य कुशलता बढ़ती है और वह मनोवैज्ञानिक रूप से सहज रहता है। कैसा रहता है, मनोवैज्ञानिक रूप से सहज रहता है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई, विश्लेषण, समझ, ज्ञान, संप्रयोग। क्या हो जाएगा, संप्रयोग, यानी 17 का बी क्या हो जाएगा, 17 का बी संप्रयोग संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई। क्या गई, संप्रयोग संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई। 18 क्या कह रहा है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कुछ कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मूल्यांकन, मापन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, आकलन। क्या कहलाएगी, आकलन। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया आकलन की प्रक्रिया कहलाएगी। किसकी प्रक्रिया कहलाएगी, आकलन की प्रक्रिया। ब्लूम साहब क्या कह रहे हैं, प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है।
इनमें से कौन सा ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, मनोप्रेरणा। ये यहाँ पे आपको इसमें बोनस नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? बोनस नंबर। क्योंकि ब्लूम के वर्गीकरण में क्रियात्मक पक्ष शामिल नहीं है। हालांकि कई शोधकों ने चौथे स्तर क्रियात्मक की पहचान की है। ब्लूम के वर्गीकरण में 6 स्तर होते हैं: निर्माण, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, समझ, याद रखना। और ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक उपलब्धि का निम्नतम स्तर ज्ञान है। संज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, ए भी है, बी भी है। ब्लूम के वर्गीकरण में संज्ञानात्मक उपलब्धि का निम्नतम स्तर ज्ञान है। ब्लूम के वर्गीकरण के 4 ज्ञानात्मक पहलू होते हैं: तथ्यात्मक पहलू, अवधारणात्मक पहलू और प्रक्रियात्मक पहलू और अधिसंज्ञानात्मक पहलू। ब्लूम के 4 क्या होते हैं? ज्ञानात्मक पहलू होते हैं: तथ्यात्मक, अवधारणात्मक, प्रक्रियात्मक, अधिसंज्ञानात्मक। और ब्लूम के वर्गीकरण के 6 संज्ञानात्मक पहलू होते हैं। वो तो हो गए 4 ज्ञानात्मक पहलू हो गए। अब आती है बात 6 संज्ञानात्मक पहलू की। याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, रचना। ये क्या है? ब्लूम साहब के वर्गीकरण के 6 संज्ञानात्मक पहलू हैं: याद रखना, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, रचना। तो 19 के लिए आपको बोनस नंबर मिलेगा। इसमें से एक से अधिक आंसर है। तो 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? क्या है? सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का सी। 20 का सी, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। ये रटने विधि तो होनी नहीं चाहिए ना। स्कूल एनसीओ 2005 कहता है मार्गदर्शक है स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कच्चा जीवन में एकीकृत करना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या प्रदान करना, पाठ्यचर्या प्रदान करना। एनसीएफ के मार्गदर्शकों में, कुछ मार्गदर्शकों में जैसे कह सकते हो आप, यह सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की पद्धति से परे हो जाए, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा जीवन के साथ एकीकृत करना। तो इस तरह 20 का आंसर सी हो जाएगा कि रटना विधि को सुविधाजनक बनाने की बात कर रहा है और हमें तो परे जाना है, रटना विधि से दूर होना है। 21 क्या कह रहा है? शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। तो इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाएगी? सिफेलोकॉडल प्रगति, सिफेलोकॉडल प्रगति, प्रोक्सी प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, अनियमित प्रगति। इसमें 2 आंसर होंगे, एक तो बी होगा और एक होगा सी। कैसे? क्योंकि व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति को ही प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति कहते हैं। शुरुआत में बच्चा अपनी पूरी हथेली का इस्तेमाल करके वस्तु पकड़ता है, फिर धीरे धीरे उंगलियों और अंगूठे का इस्तेमाल करके वस्तु पकड़ने लगता है। इस तरह की प्रगति को प्रोक्सीडिस्टल प्रगति कहते हैं और यही व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति होती है। इस प्रगति में विकास केंद्र से परिधि की ओर होता है। विकास केंद्र से कैसे? सेंटर से परिधि की ओर जाता है। शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास होता है। इस प्रगति में क्या होता है? शरीर के मध्य से बाहर की ओर विकास होता है। पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है। क्या बनता है? पहले स्पाइनल कॉर्ड बनता है और हृदय का विकास होता है। प्रोक्सीडिस्टल प्रगति शरीर द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं को दर्शाती है। प्रोक्सीडिस्टल प्रगति क्या दर्शाती है? शरीर द्वारा होने वाली क्रियाओं को। लगभग लगभग अप्रोक्स 3 महीने की उम्र में जो मुष्टि होती है, बच्चे की हाथ की मुट्ठी होती है, वो प्रतिवर्त गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? मुष्टि प्रतिवर्त 3 महीने की उम्र तक गायब हो जाता है। जो बच्चा जन्म लेता है मुट्ठी बंधी होती है उसकी, तो वो उस प्रतिवर्त गायब हो जाती है 3 महीने के अंदर। लगभग 5 से 6 महीने की उम्र में परिग्रहण होता है। क्या होता है? लगभग 5 से 6 महीने की उम्र में परिग्रहण होता है। लगभग 7 से 9 महीने में पैराशूट प्रतिवर्त होता है। लगभग 7 से 9 महीने में पैराशूट प्रतिवर्त होता है और 1 साल की उम्र तक पिंसर मुष्टि अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। 1 साल की उम्र तक क्या होता है? बच्चे की पिंसर मुष्टि अच्छी तरह विकसित हो जाती है। ये तो हुआ 21 के बी और सी आंसर। 22 क्या कह रहा है? बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और
सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? कहाँ तक संबंधित है? 22 का क्या होगा? 22 का आंसर होगा बी। एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। बच्चे के विकास को शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे क्षेत्रों में बांटा जाता है और यह विकास एकीकृत और समग्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया? एकीकृत और समग्र प्रकार की प्रक्रिया। 23 क्या कहता है? एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता तथा वातावरण। ये कैसा होगा? 23 का सी, आनुवंशिकता होगा। क्या होगा? आनुवंशिकता। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। कौन से बयान के महत्व पर? आनुवंशिकता के बयान के महत्व पर जोर देता है। आनुवंशिकता। एक बच्चा जो कि एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। बयान आनुवंशिकता पर ध्यान देता है। आनुवंशिकता की वजह से ही होता है। 24 क्या कह रहा है? अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी क्या कहते हैं? अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहते हैं? ये इस यहाँ पे आपको बोनस नंबर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरीके से गलत कहा जा सकता है। क्योंकि 24 अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को अभाव अभ्यास का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न तो प्रभाव का नियम कहते हैं, न प्रबलन का, न श्रम का। किसका नियम कहते हैं? उपयोग और अनुपयोग के नियम को अभ्यास का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभ्यास का नियम। अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं। 25 25 क्या कह रहा है? पावलोव साहब क्या कह रहे हैं? पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस को सीधे मुंह में रखने से लात टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस स्मृति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवलोकन, अनुकूलित उत्तेजना, बिना शर्त प्रोत्साहन, तत्परता। ये कौन सी कहलाती है? 25 की सी, अनुकूलित उत्तेजना। क्या कहलाती है? अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। पावलोव के प्रयोग के अनुसार ये क्या कहलाएगी? ये समृद्धि कैसी कहलाएगी? अनुकूलित उत्तेजना कहलाएगी। 26 अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, टॉलमैन संकेत अधिगम, कॉलर अधिगम सिद्धांत। ये आंसर हो जाएगा 26 का बी। क्या होगा? 26 का बी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत होगा। क्या होगा? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबित करता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जो जाना जाता है। क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं अनुभव करती है, नई धारणाएं अनुभव करती है, संतुलन कहलाती है। जो जीन पियाजे सिद्धांत में पुरानी और नई धारणाएं और अनुभवों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया को साम्यीकरण या संतुलन कहते हैं। यह प्रक्रिया आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन करती है। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन करती है, तो ये प्रक्रिया इसे संतुलन के नाम से ही जाना जाता है। 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? आईक्यू स्कोर के आधार पर अंशुद्ध रूढ़िवादी, छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना। गलत तो हो जाएगा ये नकारात्मक सोच, मतलब ये तो पॉजिटिव हो गया। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षा और छात्रों के बीच एक संरचित बातचीत, संरचित बातचीत, ये भी पॉजिटिव। क्षमता की मुख्य या क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहता है, तो इसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव तो यही हो गया ना, 28 का
बी। क्या हो गया? 28 का बी। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। तो कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? ये उपयोग करने की सावधानी नहीं है। क्या बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, पर्सनली आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है? संरचित बातचीत थोड़ी है। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, यह उपयोग करने की सावधानी नहीं है। 29 एरिक्सन साहब क्या कह रहे हैं? एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों में होता है। ये सही बात है। उन्होंने अपने 8 चरण बताए थे बच्चों के विकास के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक। एक कक्षा 3 का छात्र है। एक कह रहे हैं कक्षा 3 का छात्र है, 9 साल के आसपास उसकी आयु है, विकास के किस चरण से मेल खाता है? तो हमें बताना है इन बच्चे का 3 साल, 3वीं क्लास के बच्चे का, जो 9 साल का बच्चा है, वो कौन से विकास के चरण में आता है? एरिक्सन साहब के कौन से विकास के चरण की अवधारणा का नेतृत्व करता है? तो नेतृत्व बनाम अपराध का ही करेगा। किसका करेगा? नेतृत्व बनाम अपराध का करेगा, या अतरंगता बनाम हल्का हुआ करेगा, या परिश्रम बनाम हिंसा का करेगा, या शर्मिंदगी बनाम संदेह का मुकाबले की स्वायत्ता का करेगा? ये किसका करेगा? ये करेगा 29 का भी परिश्रम बनाम हीनता का करेगा। किसका करेगा? परिश्रम बनाम हीनता का करेगा। जो कक्षा 3 में पढ़ रहा है और 9 साल की आयु है, तो परिश्रम करेगा बनाम हीनता। क्या करेगा? परिश्रम बनाम हीनता के चरण से मेल खाता है। कौन से मेल से खाता है? परिश्रम बनाम हीनता चरण से मेल खाता है। 13 कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? यह एक मानकीकृत परीक्षण है। यह छात्र स्कोर की तुलना इसके छात्र साथ तुलना करके की जाती है। अन्य ने किसी कैसा प्रदर्शन किया है? कहा जाता है परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। इसका क्या हो जाएगा? 30 का डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। क्या की जाती है? मानदंडों से तुलना की जाती है। यह सत्य नहीं है, बाकी के सभी सत्य हैं। आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सभी सत्य हैं, डी को छोड़ के। यह मानकीकृत परीक्षण होते हैं। छात्र स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य कैसा प्रदर्शन किया। कहा जाता है परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सही है, बाकी ये थोड़ा तो गलत हो जाएगा। इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और यहाँ तक जिस किसी ने वीडियो देखी है उसके लिए थैंक्स। और इस वीडियो प्लीज शेयर करें अपने यार दोस्तों को, क्योंकि 27 फरवरी का 28 फरवरी का रीट है, तो आपको भी प्रॉफिट होगा और दोस्तों को भी होगा। बिना PYQ से आप कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी मान के चलो सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे, सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। या तो जो के तो आएंगे, या उनमें थोड़ा हेर फेर करके क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आएंगे PYQ से रिलेट करके। जो PYQ को एनालाइज करेगा, सही डिटेल से पढ़ेगा सही तरीके से। अगर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो मैंने बोला है अगर आपने सही तरीके से प्रॉपर तरीके से सुना है, तो आप ये माने चलो 30 में से 25 20 प्लस करोगे, 24-25 आपके नंबर आने ही आने हैं। अगर आपने डिटेल सही तरीके से सुनी है जो मैंने बताया, और आप जरा करें और थोड़ा PYQ को देखें, वीडियो को पेन कॉपी लेके ही बैठें। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए खबर आएगी या वीडियो आएगी, कंटेंट आएगा, आप तक पहुंचेगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। जो भी आपकी फीडबैक हो कमेंट करें।